ओके, तो ये सारी चीजें है अपने पास, जो दिख रही है उन्होंने ग्राफ में बताया हुआ है, विच वी नीड नॉट स्टडी इन डीप. सी फॉर एक्सप्लेनेशन व्हाट यू नीड इज ग्राफ, दैट टेबल व्हाट वी हैव लर्न. तो आगे आप लोग जा सकते हो, इसको सिर्फ पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा. अब इवेल्युएशन ऑफ रिकार्डोस थियरी. रिकार्डो चच्चा जो बोले वो कितना सही था कितना गलत था वो हमें समझना जरूरी था ना. So David Ricardo is credited with the explanation of international trade in terms of comparative cost advantage. He successfully proved the principle which guides the international trade. पहले तो ये था मेरे पास ये ज्यादा है मैं बेच दूंगा, तेरे पास वो ज्यादा है तू दे दे. बट नो, ही गेव द बेस कि जिसमें कम मेहनत लग रही है उस पे ध्यान दो, जिसमें ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है उस पे ध्यान दो. राइट? जैसे पोर्चुगल ने ध्यान दिया था वाइन पे और इंग्लैंड ने ध्यान दिया था कपड़े पे. Correct? He could, through his celebrated examples, two countries, England and Portugal, and two commodities, wine and cloth, demonstrate the superiority of comparative advantage over Smith's absolute advantage. एडम स्मिथ क्या बोले थे? मुझे ये अच्छा पड़ रहा है मैं ये बनाऊंगा, तुझे वो अच्छा पड़ रहा है वो बनाऊंगा, तू वो बना, एक्सचेंज कर लेंगे जो भी एक्सेस है वो. बट रिकार्डो ने कंपेयर करके बताया कि इसमें मुझे एग्जैक्ट एडवांटेज है इसके लिए मैं ये करूंगा और तू उसमें एडवांटेज है इसके लिए वो कर. राइट? सो बोथ द कंट्रीज वेर एट बेस्ट पॉसिबल एडवांटेजेस दैट दे गेन्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड. करेक्ट? सो एज अ थियोरी, in its logic, clarity and lucidity, it is highly appreciated. Such admiration is evident in Paul Samuelson's observation. तो रिकार्डियन थियोरी का ऑब्जर्वेशन किन्होंने किया है? पॉल सैमुएल्सन ने. If theories like girls could win beauty contests, comparative advantage would certainly rate high in that it is elegant logical structure. बराबर है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा? गर्ल्स. लेकिन आज की तारीख में सिर्फ गर्ल्स के ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं क्या? नहीं, बॉयज के पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट भी हो रहे हैं. करेक्ट? तो लॉजिकल है नो डाउट, बट एप्लीकेबल? क्वेश्चन मार्क. Even though different explanations of comparative advantage have been put forward, subsequently the principle of comparative advantage has remained as the foundation of international trade. Notwithstanding its contribution, the theory, however, has its limitations. जैसे मैंने पहले ही बताया कि अब गालियां पड़ना शुरू होगी. Criticisms are nothing but limitations. Let us point out the major drawback. पहला, the theory it is argued is biased in unrealistic assumption. They are perfect competition. Is it possible जब अपनी गली में परफेक्ट कंपटीशन नहीं है तो दुनिया के लेवल पे परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज n number of buyers, n number of sellers, homogeneity of goods, no disturbance in the society, stable government policies, stable, no natural calamities, ये जो assumptions आप लोग सीखे थे पॉसिबल है? नो. राइट? टू कंट्रीज एंड टू कमोडिटीज. हाउ विल यू डिसाइड कि which country is good in what? The theory is confined to limited cases of two countries and two commodities, whereas the trade takes place between many countries and in large number of commodities. आज इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया, we know कि we don't have petroleum reserves with us, लेकिन हम अरब कंट्रीज से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, एंड इंडिया इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ प्योर ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल एंड ऑल दोस थिंग्स, प्रोसेस्ड ऑयल. बराबर? ऑन द सेम टाइम हम लोग टोमेटो में आगे हैं, हम लोग प्राइमरी गुड्स में आगे हैं, एंड आई डोंट नो यू आर अवेयर और नो, बट इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. ओके, ये बात अलग है आयरनिकली कि हमारे गरीब के बच्चे आज भी चावल का आटा पानी पी रहे हैं. ओके, सो हाउ विल यू डिसाइड which two countries and which two products exactly when one country is dealing in so many products? As I said about India, India is also coming ahead in pharmaceuticals, in electronic goods, in chemical companies. टेक्सटाइल में तो है ही है, बट ये सारी चीजें भी है. तो every country will be having different advantage considering the two commodities. इंडिया पाकिस्तान, इंडिया जापान, इंडिया चाइना, इंडिया यूके, इंडिया यूएस, हर कंट्री के साथ अपना एक्सपोर्ट अलग है. क्या हम लोग दुबई को पेट्रोलियम भेजेंगे? दुबई बोलेगा साला मेरी बिल्ली मेरे से, मैं मेरे से ही खरीदता, मेरे को ही बेच रहा है. अंग्रेजों ने वो किया था. अंग्रेज हमारे पास से कॉटन खरीदते थे सस्ते दाम में, उधर वो लोग कपड़ा बनाते थे और अपने को ही महंगा बेचते थे. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन
कि हमारा जो सोने की चिड़िया वाला टैग था वो गरीबी पे आ गया, भूखे नंगों का देश आ गया। भूखा नंगा किया किसने हमें? उन्हीं ने। कैसे किया? तो इस तरह से लूट कर, राइट। लेबर थियरी ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ labor content. Is labor only the factor? Obviously not. Labor theory of value developed by classical economists has too many limitations and thus it is not applicable to the reality. Labor was expected to be Ricardian invariant measuring rod. Okay. However, in real world, value of goods and services expressed in money. उसने लेबर आज के हिसाब से देखा ना, पैसा। अब यहाँ पे लेबर को हम लोग जितना रेट दे रहे हैं, क्या उतना ही रेट उस कंट्री में मिल रहा है? नो, बिकॉज लेबर रेट इज वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर टू वर्क। इफ यू आर पेड मोर, यू विल वर्क मोर एफिशिएंटली। इफ यू आर पेड लेस, यू विल वर्क लेस एफिशिएंटली। वो सब चीजें कहां पे? ही हैव कंसिडर्ड ओनली लेबर आर। द फोर्थ एजम्पशन क्या है? वो फुल एम्प्लॉयमेंट। इज इट पॉसिबल कि कोई भी देश में 100% एम्प्लॉयबिलिटी है? नो, राइट। तो ही हैव एज्यूम्ड, but which is not possible, correct? Then assumption number E, mobility of factors of production. As I said previously also, at that time it was difficult from one country to other country, but now आप सुबह एक देश में जाग रहे हो, रात को 100 दूसरे देश में रहे हो। फ्री मूवमेंट है लेबर का भी एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी, राइट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एज आई सेड दैट टू, कि आजकल लॉजिस्टिक एक अलग डिपार्टमेंट आ गया है एंड यू आर पेइंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, right? So without transportation cost, is international trade possible in current era? No. तभी भी अगर देखा जाए तो अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ पकड़ोगी ही नहीं तो वाटर वे वॉज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो आज मैं भेज रहा हूं वो 15 दिन बाद अगर दूसरे देश में पहुंच रहा है, उतना टाइम गया ना। व्हाट इज द टाइम वैल्यू? यू हैव नॉट कंसिडर दैट, करेक्ट। सो एजम्पशंस रिकार्डो के ये गलत हो रहे थे। स्टैटिक थियरी, he was constant with labor hours only, right? चेंज ही नहीं हुए। तो क्या सालों साल तक इंग्लैंड सिर्फ वाइन पे, क्लॉथ पे, और पोर्चुगल सिर्फ वाइन पे ध्यान देगा? डू यू हैव एनी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट? नो, स्टेगनेंसी आ गई थी ना। अकॉर्डिंग टू हिम, वन कंट्री विल फोकस ऑन वन प्रोडक्ट, बराबर, अदर कंट्री विल फोकस ऑन अदर प्रोडक्ट। व्हाट अबाउट द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन फैक्टर्स? Correct. Comparative advantage theory is based on constant return to scale. Further, the cost remains the same as there is no change in technology. ये भी तो था। In other words, the theory is based on certain given conditions which do not undergo any change. Stagnant, सड़ा हुआ, वही business करोगे क्या? No, right? Then, however, the real world is never static. Changes रोज है, dynamic nature है अपना। Technology, quality of inputs, special labor and availability of factors production do undergo a change over a period of time. In dynamic world, comparative advantage बराबर does not remain the same. हो गया। थर्ड अगर आप देखो तो उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर को पकड़ा। व्हाट अबाउट डिमांड? मेरी कंट्री ऐसी है जहां पे दारू बैन है, तो क्या पोर्चुगल मेरे साथ डील करेगा? इफ आई एम नॉट परचेसिंग द वाइन, व्हाई दे विल टेक माय क्लॉथ? लॉजिकल, करेक्ट। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द डिमांड। तो सामने वाला क्या बोलेगा? भाई तू अगर मेरी वाइन नहीं खरीद रहा तो मैं तेरा कपड़ा क्यों खरीदूं? सेंसिबल, यस। देखो, द रिकार्डियन थियरी concentrates on the supply of goods. Each country specializes in the production of commodity based on its comparative advantage. The theory explains international trade-off in terms of supply and takes demands for granted. आपके प्रोडक्ट को डिमांड है या नहीं है, तेल लेने गया, वो कंसिडर किया नहीं है। फोर्थ, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, राइट। पोर्चुगल was specialized only in wine. England was specialized only in textile या cloth. What about other options? So is it leaving any future scope for development? No. Is it leaving any future scope for increase in market size? No. बराबर, प्रोडक्ट आपके कांस्टेंट है, इसके लिए कंट्रीज भी आपकी वही रहने वाली है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी comes to an implicit conclusion to complete specialization.
In Ricardian example, England is specialized fully in cloth and Portugal in wine. Such complete specialization is unrealistic even in two countries and two commodities model. अगर नेचुरल कैलेमिटी आ गई और मेरा ग्रोथ ग्रेप्स जितना भी लगा हुआ था सारा बह गया, उधर कॉटन जितना भी लगा हुआ था सारा बह गया, तो क्या साल भर आप ट्रेड नहीं करोगे? दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा कमोडिटी ढूंढना पड़ेगा, राइट? क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी चेंज हो रही है कि नासिक में अपने यहाँ पे भी ग्रेप्स का प्रोडक्शन कम होते जा रहा है, साइज उसकी छोटी होती जा रही है। जो आप बड़ी ग्रेप्स देख रहे हो वो नेचुरल नहीं है, केमिकल की मदद से है। तो धीरे 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 जब प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगा, ग्रेप्स का उगना ही बंद हो जाएगा, विल यू स्टॉप ट्रेड? भूखे मरोगे कि दूसरा ऑप्शन ढूंढोगे? क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से दूसरा क्रॉप ढूंढेंगे, उस क्रॉप से बनने वाला दूसरा प्रोडक्ट ढूंढेंगे, राइट? सो कहां गया, यहीं पे थे। इट इज पॉसिबल ओनली इफ टू कंट्रीज हैपन टू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन साइज एंड डिमांड। एक छोटा सा देश और एक इतना बड़ा देश, उन दोनों के बीच में कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है क्या? नो, राइट? अगेन, अ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ लेस इंपॉर्टेंट कमोडिटी इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इनसफिशिएंट डिमांड। पांचवा एजम्पशन उनका क्या था? नो फ्री ट्रेड। उन्होंने बोला था फ्री ट्रेड, रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, बट इज इट पॉसिबल? नो। Every country has its own restrictions, own rules and regulations, own political, geographical and social limitations. तो restriction तो आने ही वाले हैं, बराबर? इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, आप लोग पढ़ के समझ जाओगे। Then Ricardian theory is not applicable to the developing countries. Correct? See, we are having our own challenges. India being a developing nation, हम लोग को अपने खुद के कितने सारे challenges है, तो वो फेस करेंगे या सिर्फ एक प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे? नो। पहले इंडिया ने ध्यान दिया 5 years प्लानिंग में। यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव स्टडीड एन नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी स्टार्टेड विद प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हमारा डेवलप हुआ, फिर 70s में पहुंचे, वी स्टार्टेड विद टर्शियरी इंडस्ट्रियल, बराबर? सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर, अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। इंडस्ट्रीज डेवलप होते होते 84, 85, 88 आ गया। 90 का जहां पे हम लोग ने ओपन डोर पॉलिसी शुरू कर दी 91 में, बराबर? उसको आपने एक क्या बोलते हैं बेंचमार्क रखा हुआ है कि 91 से इंडिया ने जो ग्रोथ बताया वो अलग था, बराबर? ओपन डोर पॉलिसीज, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो तब से आपने सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर पे डेवलपमेंट किया। तो क्या इंडिया एक ही चीज के साथ पकड़े रहता, चिपके रहता तो चलता? नहीं चलता। डेवलपिंग नेशंस को हमेशा डायनामिज्म फॉलो करना पड़ता है। जो अपॉर्चुनिटी मिले वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेनिफिट उठाना है एंड अकॉर्डिंगली आपके इंटरनेशनल ट्रेड आपको फॉलो करने हैं। यस, समझ में आया? तो ये थे एजम्पशंस के लिमिटेशंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। डन।